जियो अब जीने नहीं देगा। पहले आटा महंगा था, अब डाटा महंगा हो गया है। जैसे ही जियो ने अपने प्लान महंगे किया, उसके पीछे पीछे एयरटेल और वीआई ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। एक ही झटके में इन तीनों कंपनियों ने मिलकर 50,000 करोड़ का मुनाफा किया। जियो के आने से पहले अधिकतर भारतीयों की पहली पसंद बीएसएनएल हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, सबने बीएसएनएल को छोड़कर जियो को पकड़ लिया। अब जब रिचार्ज महंगा हुआ तो फिर बीएसएनएल की याद आ रही है। हैशटैग बीएसएनएल, हैशटैग गो टू बीएसएनएल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। लोग बाग रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन अब इससे क्या होगा? आपने कभी सोचा है कि एक जमाने में बीएसएनएल मार्केट का लीडर हुआ करता था, तो आज बीएसएनएल लॉस में कैसे चल रहा है? क्या बीएसएनएल सच में फेल हुआ था या फिर इसका गला घोटा गया था? इस मुश्किल हालात में बीएसएनएल अब तक खड़ा कैसे है? क्या वास्तव में बीएसएनएल घर वापसी कर पाएगा? बीएसएनएल को वापस लाने में टाटा जी की क्या भूमिका है? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, तो ऊपर वाले की जय बोलकर शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि सही वक्त पर सही वीडियो बनाई गई है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल क्या है। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2000 में हुई थी और फंडा सिंपल था कि देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी पहुंचाना, जिससे आम आदमी आपस में कम्युनिकेशन कर सके। इस उद्देश्य से बीएसएनएल को बाजार में लाया गया था। उस समय प्राइवेट कंपनियां वैसे ही कम थी और जो थी वो कहती थी हमारा फायदा शहरों में है, शहरों में काम आसान है और पैसा भी है। गाँव के लोग पैसा भी अच्छा नहीं देते और गाँव में सुविधाएं भी नहीं है। प्राइवेट कंपनियों को चाहिए प्रॉफिट, तो इतनी दूर पहाड़ी गांव में नहीं गई। लेकिन बीएसएनएल थी सरकारी कंपनी, तो बीएसएनएल को जनता की सोचनी पड़ती थी। तो जिसका कोई नहीं उसका बीएसएनएल गई गांव में, पहाड़ों पे और रिमोट एरियो में, और वहां पर जाकर अपना संपर्क स्थापित किया। बीएसएनएल को प्रॉफिट से लेना देना नहीं था और बाकी कंपनियों की तुलना में ये सबसे सस्ता नेट प्रदान कर रही थी। उसके बाद भी पहले ही साल में जबरदस्त प्रॉफिट कमाया और 2001 से 2008 तक यानी 8 सालों में एक भी बार लॉस का मुंह नहीं देखा। बल्कि बीएसएनएल ने इन 8 सालों में 46,668 करोड़ का मुनाफा कमाया। ये बात है उस जमाने की जब बीएसएनएल मार्केट का राजा था और बीएसएनएल के पास 70% मार्केट शेयर था और वीआई, टाटा डोकोमो, आइडिया, एयरसेल ये सब चड्ढी में घुमा करते थे। जब कोई चीज गवर्नमेंट का खजाना बनने लगती तब होता है लालच, और ऐसा ही हुआ 2007 में। उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि महाजन से सीबीआई पूछताछ कर रही थी और बाद में मीडिया खबरों से पता चलता है कि इन्होंने अपने घर में बीएसएनएल के बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से 323 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की लाइनें डलवा रखी और इस हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से वो अपना प्राइवेट मीडिया चैनल चलाते थे। बाद में जब पता चलता है और ये पकड़े जाते हैं, तो इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। उस समय थी गठबंधन की सरकार, तो इन्हीं की पार्टी के एक दूसरे व्यक्ति ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बना दिया जाता है। उस समय बीएसएनएल प्लान कर रहा था कि YX टेक्नोलॉजी लाएंगे और देश में जगह जगह जाकर वायरलेस डाटा ट्रांसफर होगा और मस्त इंटरनेट चलेगा। लेकिन इसमें हो गया 2G घोटाला और ये घोटाला 1,76,000 का था। और उस दिन से बीएसएनएल ने अपने बाल पकड़ लिए और कहने लगी मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और इस घोटाले की भरपाई बीएसएनएल आज तक नहीं कर पाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा को बरी कर दिया, तो हम इस घोटाले का ब्लेम ए राजा पर नहीं डाल सकते हैं। और इधर ये प्राइवेट कंपनियां एयरसेल, वोडाफोन, टाटा डोकोमो ये सब अपना एक्सपेंशन कर रही थी और वहीं बीएसएनएल के हाथ पर बांध दिए गए। अगर कोई नया ऑर्डर आए तो पहले जांच, फिर घोटाला, फिर रद्द, ऐसे ही चलता रहा। ऐसा ही एक और किस्सा हुआ। उस समय प्लान हुआ कि बीएसएनएल के लिए 9,30,000 लाइनें बिछाई जाएंगी और ये प्रोजेक्ट उस समय $10 बिलियन का था। लेकिन यहाँ पर इसमें भी गड़बड़ी, इसमें भी घोटाला और ये भी रद्द। दूसरी सबसे बड़ी गलती इनके स्टाफ का रूड बिहेवियर। ये सरकारी कंपनी थी, तो बीएसएनएल के कर्मचारियों को था घमंड कि जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे। मान लो अगर हमको वाईफाई कनेक्शन लेना है तो हम किसी भी प्राइवेट कंपनी जैसे जियो को फोन करेंगे तो अगले दिन जियो वाला आएगा और कनेक्शन करके चला जाएगा। अगर वही हमें बीएसएनएल का लगवाना है तो हमें सबसे पहले उसके ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाने के बाद हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। फिर वो 1-2 दिन बाद हमारे घर आएंगे, देखेंगे और बोलेंगे कि 7 से 8 दिन के बाद आपके यहाँ पे कनेक्शन दे दिया जाएगा। अगर हमें उस वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर से हमें ऑफिस जाना पड़ेगा और हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। फिर से वो 7 से 8 दिन बाद आएंगे और हमारा चेक करेंगे। तो ऐसे ही कंज्यूमर हो गया था परेशान। इसी बीच जियो ने एंट्री मारी और जियो ने कहा हम आपको सस्ता इंटरनेट नहीं देंगे बल्कि आपको फ्री इंटरनेट देंगे, और वो भी 3G नहीं, हम आपको 4G देंगे। और इधर अभी भी बीएसएनएल 2G पे पड़ा है, थोड़ा बहुत 3G हुआ है। इन्हीं सब कारणों की वजह से जनता हो गई थी इनसे त्रस्त और ऑप्शन ढूंढ रही थी, और जैसे ऑप्शन मिला तो जनता कूद पड़ी। जब जियो आया तो सारी कंपनियों की लंका लगा दी। एयरटेल के आधे यूजर खा गया और वोडाफोन आइडिया को आपस में चिपकना पड़ा, तब जाकर ये जिंदा बचे।
अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खतरे में आ गई तो बीएसएनएल जिंदा कैसे बचा, और बीएसएनएल आज भी खड़ा है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, जहां आज भी जियो, वीआई, एयरटेल नहीं पहुंच पाई है, वहां बीएसएनएल बहुत पहले पहुंच चुका था। और दूसरा कारण ये है कि बीएसएनएल है सरकारी कंपनी और इसको सरकार से मिलता है मोटा पैसा, तो इसके लिए कोई चिंता की बात तो है नहीं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, क्या बीएसएनएल बाउंस बैक करेगा, यानी कि बीएसएनएल वापस आएगा? तो इसका जवाब है हाँ, बीएसएनएल वापस आ सकता है, क्योंकि इस समय जो करंट गवर्नमेंट है वो बीएसएनएल के लिए फंड पे फंड दिए जा रही है। बीएसएनएल को जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है वो रतन टाटा को दी गई है। रतन टाटा जी ने अपनी कंपनी टीसीएस से कहा है कि 2024 तक पूरे देश में 4G कनेक्टिविटी पहुँच जानी चाहिए और 2025 में 5G कनेक्टिविटी। भाई ने बोला करने का तो करने का। और बीएसएनएल के वापस आने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि जनता का सपोर्ट है।